हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैश 25 साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए खासकर एसएससी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन वीडियोस लेकर आ रहे हैं। राइट फ्रॉम पेपर सॉल्विंग टू चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एंटायर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी में आपके लिए साइंस 2 के 2 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग कर रखी है। सो आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख रखे हैं, दोनों के दोनों वीडियोस। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं सारा का सारा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आज का जो वीडियो है स्टूडेंट्स, इट इज ऑन चैप्टर नंबर 1 विच इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ऑलरेडी 2 चैप्टर जैसे मैंने बोला, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। आप उन दोनों चैप्टर्स को देखो, आप ये भी वीडियो देखो। तीनों चैप्टर्स देखने के बाद आपको क्या करना है, फटाफट से आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं एंड यू हैव टू सी अगर आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन। सो आपको कंसेप्ट समझ में आया है, आप आसानी से उस कंसेप्ट पे आंसर्स लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, सो वेरी सून लेट अस वेरी क्विकली go through this chapter and let us see हमको कितना समझ में आया है अब तक, और इस वीडियो से आपको कितना समझ में आएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो जरूर 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 हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। Spread it in your friends also, within your WhatsApp groups also, so that just before exams you can go through these short videos and revise your entire chapter. Okay students, let us start with this chapter and the first slide itself क्या बोलता है, जॉन ग्रेगर मेंडल द पायनियर। पायनियर मतलब क्या, ऐसा इंसान जिसने शुरुआत की किसी चीज की। सो जो ग्रेगर मेंडल जी हैं, ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है। क्यों? बिकॉज हमको आज पता है क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, ये हम सबको पता है, बट इनको पता था क्या? नहीं, इनके जमाने में ये सारे वर्ड्स नहीं थे। उसके बावजूद इन्होंने क्रोमोसोम, जीन्स, इन सारे, स्पेशली जीन्स आई शुड से, जीन्स का सारा बिहेवियर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था जस्ट बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑन पी। Although I should not say it was simple experiment because इनको काफी मेहनत लगी थी उस जमाने में, जहां हमको डीएनए का डेफिनेशन नहीं पता, जीन्स का डेफिनेशन नहीं पता। आज जैसे हम बोलते हैं कि ये लड़का बहुत स्मार्ट है, इसको पापा के जीन्स मिले हैं, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसको इसके मम्मी के जीन्स मिले हैं खूबसूरती के, तो वो सारी चीजें मेंडल को नहीं पता थी। मेंडल जी ने ये बिना इसके किसी भी जानकारी के इस रिलेटेड, जीन्स के रिलेटेड, क्रोमोसोम्स के रिलेटेड, डीएनए के रिलेटेड ऐसी कोई भी जानकारी उनके पास नहीं थी, फिर भी ही ऑब्जर्व्ड सर्टेन चेंजेस, certain variations I should say, certain behavior in the generations of P, and he designed different laws of genetics, which is right from law of dominance, law of segregation, law of independent assortment students। but ये आप तीनों लॉ आपके चैप्टर में नहीं है एसएससी के लेवल पे, ये आप पढ़ाई करोगे 11th स्टैंडर्ड में अगर आप साइंस लेते हो तो। इस चैप्टर में आपको खाली इनका मेंशन किया गया है सो दैट यू शुड नो कि किसने ये पूरा किस्सा शुरू किया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, आई विल गो टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टूडेंट्स। मेंडल के कंक्लूजन्स कब आए? अब मेंडल जी को खुद को नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी चीज कर दी है, तो उनकी थियरी को समझने में काफी टाइम लगा, जो उनके काम थे उसको इकट्ठे करने में काफी टाइम लगा साइंटिस्ट लोगों को। एंड देन फाइनली कंक्लूजन्स हमारे पास आ गए 1886 में, फॉलोड बाय म्यूटेशनल थियरी बाय हुगो डी व्रीज। अभी हुगो डी व्रीज ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो सडन चेंजेस आ जाते हैं, जो मैं आगे के स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, उनको उन्होंने डिफाइन किया कि ये म्यूटेशन है, और म्यूटेशन के बारे में थोड़ी सी हमको और जानकारी दी। अगेन इस थियरी के बारे में आपको इस लेवल पे, एसएससी लेवल पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। दे हैव जस्ट एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, किन किन चीजों के बाद क्या क्या चीजें हुई, ये आपको जानकारी दी गई है आपके पहले ही पेज पे टेक्स्ट बुक के। देन वॉल्टर एंड सटन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बार आइडेंटिफाई किया ग्रास होपर में क्रोमोसोम्स को। नेक्स्ट, एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी, इन्होंने बोला कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। नेक्स्ट, जेकब एंड मोनाड ने क्या बोला स्टूडेंट्स? इन्होंने प्रपोज किया प्रोटीन सिंथेसिस के मॉडल को, हाउ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, जो आज हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस, इस नाम से हम अब इसको जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, डीएनए टू एमआरएनए, ट्रांसलेशन मतलब क्या, एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। In fact, I should say codons, the message in the form of codons, triplet of nitrogenous bases gets transformed in the form of proteins. Let us go ahead students. Next आपके चैप्टर में क्या डील होता है? सबसे इंटरेस्टिंग थिंग which is central dogma of life. तो लाइफ का पूरा किस्सा इस एक स्लाइड में है, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ। बिकॉज ओवर एयर एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये देखो, ये सबसे पहले आपको दिखाया गया कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हमारा डीएनए खुद की कॉपीज बना सकता है। ये कब काम आएगा? जब एक सेल से दूसरा सेल हमको बनाना है। सपोज आपका स्किन का एक सेल डेथ होने वाला है, तो वो अपने बदले में एक दूसरा सेल बना के जाएगा, तो वो जब सेल बनता है सेल रेप्लिकेशन में, तो डीएनए का भी रेप्लिका बनेगा, डीएनए की भी कॉपी बनेगी, उसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर प्रोटीन बनाना है आपके बॉडी को तो क्या प्रोसीजर होता है? सो प्रोटीन बनाने के लिए पहले हमको डीएनए से एमआरएनए बनाना होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं
ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो स्क्रिप्ट है डीएनए के पास, उस स्क्रिप्ट को ऐसे लेमैन टर्म में आप ऐसे समझ सकते हो, जो स्क्रिप्ट है, जो किस्सा है, जो कहानी है प्रोटीन बनाने की, वो किसके पास है, वो स्टोरी किसके पास, रिटन फॉर्म में डीएनए के पास है। डीएनए से वो स्टोरी किसने चुराया, एमआरएनए ने, मैसेंजर आरएनए ने चुरा लिया। सो एमआरएनए प्रोड्यूस हो गया स्टूडेंट्स। इस एमआरएनए से अब हम करेंगे इसका ट्रांसलेशन, स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे। सपोज स्टोरी है तमिल लैंग्वेज में, उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, आपका हिंदी मूवी बनाने के लिए। सिमिलरली एमआरएनए के जो मैसेजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज translation. So this is central dogma of life. DNA to mRNA is known as transcription, and then mRNA to protein is known as translation. Now let's see how does this process take place. As you can see on your screen, students, this is transcription. Transcription में क्या होता है, DNA के जो bases हैं, उन bases को न्यूक्लियोटाइड्स के सारे मैसेज को हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते करते डिफरेंट एंजाइम्स यूज करके हमारा न्यूक्लियस एक और एमआरएनए बना लेता है डीएनए से। दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सो डीएनए के मैसेज एज यू कैन सी, जो मैंने येलो बॉक्स बनाया है, येलो बॉक्स में जो चीजें बन रही है, देखो यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं, दिस इज एमआरएनए। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है और बाहर आ जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, जहां उसको मिलते हैं राइबोसोम्स एंड ये सारे अमाइनो एसिड्स। ट्रांसफर आरएनए, सो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है, राइबोसोम्स के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड्स को जोड़ना हम शुरू करते हैं, एंड इस तरह से हमने ट्रांसलेट करना शुरू किया मैसेजेस को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता होगा प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से। सो ये सारे जो अमाइनो एसिड्स आए हैं, ये जुड़ जुड़ के एक बड़ा सा प्रोटीन बन गए। इज दिस अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस वापस बता रहा हूं। देखो, डीएनए के स्ट्रैंड्स को हमने तोड़ा, फिर किसी एक स्ट्रैंड को जहां पे हमारे काम के मैसेज है, हमारे स्क्रिप्ट है, उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन में किया, और ये जो अब देखो स्ट्रैंड बन रहा है, ये एमआरएनए बन रहा है। चेक करो, ये एमआरएनए कहां बन रहा है, इन न्यूक्लियस। दिख रहा है आपको, इन न्यूक्लियस एमआरएनए बन रहा है, और ये जो एमआरएनए अब बन जाएगा, इस एमआरएनए को हम न्यूक्लियस के बाहर भेज देंगे। आप 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में और चीजें पढ़ोगे, जैसे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जो आपको एसएस लेवल पे नहीं है। ओके, यहाँ पे अब आ गया एमआरएनए। एमआरएनए के मैसेजेस को कौन रीड करेगा, ट्रांसफर आरएनए। किसके प्रेजेंस में, ये देखो जो सर्कल आपको दिख रहा है, ब्लैक सर्कल, दिस इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जो ब्लैक सर्कल्स है दोनों, ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स के प्रेजेंस में टीआरएनए यहाँ पे आएगा अमीनो एसिड्स लेकर, और लाइन से अमीनो एसिड जुड़ते हुए चले जाएंगे, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज इन शॉर्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। व्हाट इज ट्रांसलेशन? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट, जेनेटिक म्यूटेशन नाम की एक थ्योरी आ गई। अब इसमें क्या बोला गया, म्यूटेशन मतलब क्या, जो हुगो डी व्रिज ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज को। म्यूटेशन मीन्स चेंजेस। एज यू कैन सी, मैंने आपको बॉक्स ड्रॉ किया, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही इमेज है, कहीं बाहर से मैंने नहीं पिक किया इसको। सो क्या दिखाया गया है, TGC, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनमें अगर मॉडिफिकेशन आया और अगर ये बन जाते हैं या चेंज हो जाते हैं इनटू GAT, अगर ये चेंज हो जाता है तो इस ऐसे चेंजेस को बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन, जिसके वजह से क्या होता है, चेक करो, sometimes there is a sudden change in the genetic sequence which is known as mutation, which can cause genetic disorders also. नेक्स्ट, origin of life and evolution, सॉरी। सो इस सेगमेंट में आपको क्या बताया गया है कि लाइफ का कैसे शुरुआत हुआ, इस अपना जो यूनिवर्स है, जो अर्थ है, अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। सो अर्थ पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ आ गई, एंड इस लाइफ ने शुरुआत कैसे की, अपने आप को सिंपल चीजों से शुरुआत हुई, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स, देन प्रोटीन्स के बेसिक यूनिट क्या होते हैं, अमाइनो एसिड, देन लिपिड्स का भी हमने पढ़ा, लिपिड्स के बेसिक यूनिट्स कौन होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो ये जो बेसिक चीजें थी, पहले ये चीजें बनी, ठीक है। इन चीजों के बनने के बाद चीजें और कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो गई, एंड देन वी गॉट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स, वी गॉट प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, वी गॉट लिपिड्स फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड स्लोली लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंट, सिंगल सेल, एंड वहां से कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो गए। तो ये पूरा किस्सा यहाँ पे आपको चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। Next is morphological evidences of evolution. As you can see, gradually picture is changing. So this is what is morphology, students. Morphology is external appearance. Appearance wise, if I can see कि evolution हो रहा है, changes आ रहे हैं, तो उनको आपके टेक्स्ट बुक में डाला गया है evidences of evolution, मतलब evolution हुआ है, changes हुए हैं over a period of time. ऐसा 1-2 दिन की बात नहीं, 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, 100 of years लगते हैं इसको चेंज होने के लिए। सो ये जो चेंज हो रहा है, जो मुझे दिखने में आ रहा है, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंज, एंड दिस इज वन ऑफ द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन।
नेक्स्ट इफ आई गो टू सी अगेन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज एनाटॉमिकल, वेयर आई कैन सी ये सिमिलर फीचर्स मुझे दिख रहे हैं, देखो सिमिलर फीचर्स दिख रहे हैं बोन्स में, स्केलेटन में, ठीक है। सो ये अगेन मुझे क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। मैमल्स की अगर अपन बात करें तो ये इवोल्यूशन आपको दिख रहा है इंटरनल इवोल्यूशन। अगेन आपको इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन नहीं है ज्यादा डिटेल में, आपको वापस से ये चैप्टर आएगा स्टूडेंट्स इवोल्यूशन नाम से थ्रू। सो ये सारे सबूत हैं कि इवोल्यूशन हुआ है अर्थ पे, चीजें चेंज हुई हैं, हमारे भी एंसेस्टर्स थे और वहां से आते आते हम जब बने तो कुछ चीजें निकल गई हमसे, कुछ चीजें हम में ही चेंज हो गई। तो जो चीजें हमारे अंदर ही चेंज हो गई उनको हम बोलते हैं वेरिएशन। जो चीजें हमको हमारे पेरेंट्स से मिल गई उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, मैंने इनहेरिट किया चीजों को। सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर जेनेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड ये आपको आसानी से समझ जाता है। तो इसमें क्या बोला गया कंसेप्ट, इसमें क्या आपको बताया गया है कि देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स जिनका की यूज होना ही, ये ऑर्गेनिज्म जो है उसका यूज करना ही बंद कर देता है। सो dysfunctioning of that organ happens, which is termed as degeneration over here, and then degeneration of organ leads to its wastage, I can say. So that is vestigial organ. That means organ है तो सही मेरे बॉडी में बट मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूं। So these organs are segregated as vestigial organs, where इवोल्यूशन क्या करता है, इवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो क्या करता है, अगर आप किसी ऑर्गन को वेस्ट कर रहे हो, किसी ऑर्गन को आप यूज में नहीं ला रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, सो इवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स धीरे धीरे उस ऑर्गन को ही आपके बॉडी से गायब कर देगा। सो मे बी आप कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद मुझे नहीं बोलना चाहिए, कुछ सालों बाद अगर देखो तो कुछ चीजें शायद ह्यूमन बीइंग से भी गायब हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जैसे कि ओवर हियर ऑन योर स्क्रीन you can see the list of organs which have been defined as vestigial organs in human body. So we might see absence of these organs in human beings. Understood students? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर में, दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी जो हम बोलते हैं दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। अभी इसके बेसिस पे आपने बहुत बार सुना होगा कार्बन डेटिंग की जा रही है, एज पता लगाया जा रहा है इस ऑर्गेनिज्म का। तो जो लोग खुदाई करके चेक करते हैं कि नीचे क्या दफन है चीजें, उनके ऊपर से उनका एज पता लगाए, इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग स्टूडेंट्स। जहां पे C14:C12 का रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इस रेशियो के बारे में खाली मेंशन किया गया है, मेथड नहीं बताया गया है। सो मेथड में एक्सप्लेन मैं भी नहीं करूंगा, आपको सारी चीजें कहाँ एक्सप्लेन की गई, 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। आप अगर चाहो तो 11th स्टैंडर्ड के भी कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं कैश 25 साइंस एकेडमी पे। सो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस if you want some maybe future aspects of these concepts which are being discussed right now with you, like in science 1, science 2 में जो भी वीडियोस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, आपके चैप्टर जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन चैप्टर का जो हायर वर्जन है जो 11th स्टैंडर्ड में आपको आने वाला है वो आप इस चैनल पे देख पाओगे। तो अगर चैनल के जाके प्लेलिस्ट आप चेक करो तो आपको डेफिनेटली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में और वीडियोस मिलेंगे जहां पे आप वीडियोस का खूब भरपूर मजा ले सकते हो। ओके, सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मींस व्हाट स्टूडेंट्स, कि हम पुरानी चीजें जो दफन हो गई हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, उनको हम डिटेलिंग चेक करें, उनके साथ हम रिलेशन बिठाने की कोशिश करें कि अभी के जो ऑर्गेनिज्म है और पुराने जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ मे बी द ऑर्गेनिज्म जो हमको जमीन के अंदर से मिला है उसने कैसे इवॉल्व किया होगा हम में, मतलब वो ऑर्गेनिज्म हम कैसे बन गए, ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होके हमारे में कैसे वो चेंज हो गया। तो दैट इज इवोल्यूशन, देन हेंस वी से इट हैज इवॉल्व्ड इनटू अस। सो ये सारे रिलेशनशिप बैठाना इस प्रोसेस का काम है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन वी हैव कनेक्टिंग लिंक्स, सुपर्ब चीज है ये। कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या, आपको दो लेवल के बीच में, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो इवोल्यूशन स्टडी करते हैं, उन लोगों को, उन साइंटिस्ट को ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो दो लेवल्स को कनेक्ट करें। जैसे कि इस केस में आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पेरिपेटस स्टूडेंट्स, इट इज सेड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोड, करेक्ट है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, आपको वर्ड से समझ में आ जाएगा कनेक्टिंग लिंक व्हाट मींस व्हाट। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय व्हिच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, those organisms are known as connecting link between these two groups. Okay, next पे चलते हैं, embryological evidences of evolution। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप स्क्रीन पे देखो स्टूडेंट्स, तो ये देखो नीचे देखो फिश, तो फिश का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो एम्ब्रियो हो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना। नेक्स्ट आ जाए, चलो टॉर्टोइस देखता हूँ कैसे दिखता है,
ऐसे दिखता है। नेक्स्ट, पिग का एम्ब्रियो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। मैन का एम्ब्रियो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। तो अगर आप ये वाला जो बॉक्स देखो, फर्स्ट लेवल पे जितने भी लोग हैं, क्या आप इनमें कुछ वेरिएशंस, कुछ डिफरेंसेस निकाल पा रहे हो क्या? इट इज वेरी टफ टू डिफरेंशिएट देम, राइट? सो दैट मीन्स एम्ब्रियो लेवल पे बहुत कम डिफरेंसेस आपको दिखेंगे इन सारे ऑर्गेनिजम्स में। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जो एम्ब्रियो वर्जन्स होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट जैसे ही ग्रोथ होना शुरू होता है रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिजम्स का, नाउ जब आप रिजल्ट देखते हो, जब आप फाइनल आउटपुट देखोगे, तो काफी वेरिएशंस आपको नजर आ रहे हैं। मैन का बच्चा देखो कैसे दिखता है ना? एंड देन यहाँ पे आ जाओ टॉर्टोइस, यहाँ पे आ जाओ पिग। तो ये जो वेरिएशंस आपको नजर आए, कुछ उनके जो डेवलपमेंट स्टेजेस जब आप रीड करते हो, जो आप पढ़ाई करते हो, जो आपको फोटोज दिख रहे हैं, दोज आर डेवलपमेंटल स्टेजेस हर ऑर्गेनिज्म का। तो इस फोटो का बोलने का मतलब क्या है कि जब एम्ब्रियो लेवल पे हम अगर पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो के बीच। इसका मतलब है जरूर ये सारे ऑर्गेनिजम्स का सेम एंसेस्टर होगा, मे बी। सो दे हैव और दे माइट हैव कॉमन ओरिजिन। सो दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कि हाँ जरूर इवोल्यूशन हुआ होगा। और कुछ एनिमल्स जो ये हम सारे ये सारे हैं जो मे बी सेम एंसेस्टर के होंगे, बट क्योंकि ये लोग अलग अलग जगह चले गए, या इनके अलग अलग फूड हैबिट्स हो गए, या इनके अलग अलग बाकी जो कैरेक्टर्स हैं इनके अलग अलग, या इन्होंने इकोसिस्टम को या एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को अलग अलग तरीके से हैंडल किया होगा, इस वजह से आज ये अलग अलग दिखाई देते हैं। हमने इनके नाम अलग अलग रख दिए, बट अगर इनकी एम्ब्रियोलॉजी किया जाए, मतलब अगर इनके एम्ब्रियो का स्टडी किया जाए, तो सारे लोग सेम निकलेंगे, एंसेस्टर्स के सेम निकलेंगे, विच शोज कि इवोल्यूशन तो हुआ है। हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब आप सबूत दे रहे हो कि इवोल्यूशन हुआ है। सारे लोग एक कॉमन जगह से मे बी आए हुए हैं। ये जो वेरिएशंस आए हैं ये इवोल्यूशन का नतीजा है। नेक्स्ट, so next was Darwin's theory of natural selection, very well known theory students। इसके बारे में अगर आप साइंस का इरादा है आपका, तो आप भरपूर पढ़ाई करने वाले हो डार्विन के बारे में। आप कभी कभी डार्विन को गलत भी ठहरा सकते हो, कभी कभी डार्विन को आप सही ठहराओगे। देयर आर मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने डार्विन के अगेंस्ट भी बोला है कि डार्विन ने कुछ भी थियरी बना दी है, कुछ भी कहीं से भी ला दिया है। म्यूटेशन क्या होता है, कहाँ से अचानक आ गया म्यूटेशन? ह्यूगो डिवरीज स्पेशली, उसने बोला था कि डार्विन ने जो म्यूटेशन लाई है कहाँ से लाया। जैसे कि अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो डार्विन का क्या किस्सा था। डार्विन ने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हाथी कितना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स पैदा कर सकते हैं, सिमिलरली ह्यूमन बींग्स, ऐसे डिफरेंट ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस, और आई शुड से हैव देयर ओन कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। सो अगर ऐसा ही चलता तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मुझे आसपास दिखाई देते हैं, बट ऐसा है क्या? नहीं। मतलब अगर हाथी बोलता है कि मैं मे बी 40 हाथियां पैदा कर सकता हूं, तो 40 से 40 हाथी मुझे तो नहीं दिख रहे, राइट है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि नेचर ने उन 40 लोगों को सिलेक्ट किया हुआ, उनमें देखा हुआ कौन ज्यादा पावरफुल है, कैरेक्टर वाइज कौन मुझे अडेप्ट कर सकता है ज्यादा बेटर तरीके से, उसको जिंदा रखा, बाकी लोगों का डेथ करवा दिया नेचर ने। सो दैट इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन, वेयर योर ओवर प्रोडक्शन, ये देखो क्या पॉइंट लिखा है, ओवर प्रोडक्शन, बट देन ओवर प्रोडक्शन तो पहले हो जाता है, बट इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में एक कंपटीशन टाइप आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि नेचर सिलेक्शन कर रहा है अब, कि ठीक है इतने लोग पैदा तो हो गए हो, बट कुछ ही लोगों को मैं जिंदा रखूंगा। सो लेट मी सी कौन फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जिंदा रहने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। डार्विन ने बोला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ने स्ट्रगल किया और अपने आप में उन्होंने वेरिएशन लाए, अच्छे वेरिएशंस, अच्छे चेंजेस लाए। जैसे कि ये जो ऑनलाइन का जमाना अब चल पड़ा है कोविड के चक्कर में, तो जितने लोगों ने ये बोला था कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करूंगा, या जितने पेरेंट्स ने ये बोला था कि मैं तो ऑनलाइन इसको नहीं बैठने दूंगा पढ़ाई करने के लिए, उनका क्या हाल हुआ? उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। अब हमने रियलाइज किया कि कोविड 1-2 दिन की बात नहीं थी, 1-2 हफ्ते की बात नहीं थी, 1-2 महीने की बात नहीं थी, लंबी कहानी है कोविड। तो जितने लोगों ने अपना लिया ऑनलाइन सेशंस को, ऑनलाइन लेक्चर्स को, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को, उन लोगों का एडवांटेज हो गया। तो डार्विन के हिसाब से यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, जहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इस मामले में फिटेस्ट थी कि यस आई एम रेडी टू अडेप्ट टू ऑनलाइन सिस्टम, वो आगे बढ़ गए। जिन्होंने बोला नहीं मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा, मैं तो ऑफलाइन पढ़ूंगा, अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा ट्यूशंस, तब मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो वो लोग वहीं पे अटक चुके हैं। करेक्ट है। सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑल्सो, वेरिएशन क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो इनकी हाइट देखो,
इसकी हाइट देखो और इस स्मार्ट वाले की हाइट देखो, इसने धीरे धीरे इसका हाइट बढ़ता गया बिकॉज उसने रियलाइज किया कि जो नीचे के पत्ते हैं ये खत्म हो गए। अगर मैंने हाइट रेज नहीं किया, अगर मैं जंप मारना शुरू नहीं किया, अगर मेरा धीरे धीरे हाइट बड़ा नहीं हुआ, तो मैं भी इनकी तरह खाना नहीं मुझे मिलेगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो इनका हाइट, इसका हाइट रेज किया इसने अपने आप ने। ऐसा नहीं कि कोई बटन दबा दिया हाइट बढ़ गई, बट ग्रेजुअली स्टूडेंट्स, ग्रेजुअली इसका हाइट रेज हुआ एंड ही वाज और शी वाज सक्सेसफुल इन ईटिंग द लीव्स। सो दिस वाज अ वेरिएशन, ये एक उसने वेरिएशन लाया अपने अंदर, और वो वेरिएशन क्योंकि अच्छा था, उस वेरिएशन को हमने अडेप्टेशन समझ के उसको नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन किया गया। ये डार्विन ने बोला, ये डार्विन का थियरी था, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेयर नेचर विल सिलेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर विल सिलेक्ट द फिटेस्ट स्पीशी, एंड वो बोलेगा कि जो अच्छे वेरिएशन है उसको प्लीज पास ऑन करो, और स्पीशी में और अच्छी अच्छी चीजें एक्यूमुलेट करना शुरू हो गई। बट इसके खिलाफ क्या क्या आवाजें उठी वो आपको बताता हूँ, जो आपकी बुक में भी है। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, यस अग्रीड। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन खाली एक तरीका नहीं है इवोल्यूशन का, और भी कॉजेज है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो सकता है, आई एग्री। देन नो एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस, दैट मींस डार्विन ने हमको ये क्यों नहीं बताया कि जो वेरिएशन हुए हैं वो यूजफुल है, उसको कहां से आए, वेरिएशन अचानक से पैदा कहां से हो गए, और जो यूजलेस वेरिएशंस थे उनका क्या, इसका तो जस्टिफिकेशन डार्विन ने नहीं दिया, करेक्ट है, पॉइंट वैलिड। नेक्स्ट, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस, दिस इज म्यूटेशन। मैंने वर्ड यहाँ पे नहीं यूज किया बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड ही नहीं यूज किया गया है इस जगह पे, बट इसका मतलब क्या है कि डार्विन ने हमको कोई जानकारी नहीं दी कि म्यूटेशन आया कहां से। डार्विन ने क्या बोला, अचानक से उसका हाइट रेज हो गया, राइट, बट ये रेस कैसे हुआ हाइट, इसका रीजन दिया गया डार्विन ने नहीं बताया। डार्विन ने बोला कि ये बस अचानक हाइट रेस हो गई एक एनिमल की और उसको खाना मिल गया, बाकी लोगों को पत्ते नहीं मिले तो बाकी लोग मर गए, ये उसने एग्जांपल एक दिया जस्ट आपको। सो बाकी साइंटिस्ट लोग ने पूछा कि जो हाइट अचानक से बढ़ गई ये कहां से बढ़ गई भाई बताओ, उसका आंसर डार्विन के पास नहीं था। डार्विन ने एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है मेरे पास आंसर्स नहीं है, तो दैट लेड टू मोर रिसर्च, मोर स्टडीज, और पढ़ाइयाँ शुरू हो गई वहां से, म्यूटेशनल थियरी भी वहां पे आई। ओके, लेट अस मूव ऑन टू लमार्किज्म स्टूडेंट्स। लमार्किज्म जब भी आप बोलोगे आपके फ्यूचर डेज में भी, तो आपको ये पिक्चर याद आना चाहिए, जिराफ वाला। सो ही सेड कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज, देखो मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा आपके, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या, चेंजेस जो हमको दिखाई दे रहे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस। सो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो बाहर हमको दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसा कोई चेंजेस हो रहा है इस ऑर्गेनिज्म में, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन के लिए, देन द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस। मतलब जो उनमें वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं उसके दो कारण हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, या वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है किसी चीज के लिए, या वो एक्टिव नहीं है, तो वेरिएशंस आ सकते हैं। मतलब जब अगर वे एक्टिव नहीं है तो धीरे धीरे उस ऑर्गन का यूज खत्म हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। अगर एक्टिव है तो उसमें वेरिएशंस अच्छे वाले आएंगे, जैसे कि जिराफ के केस में, बिकॉज वो एक्टिव था, उसको पत्ते ऊपर वाले खाने थे, नीचे वाले पत्ते मुझे नहीं मिलने वाले, कंपटीशन अब बढ़ने वाला है। सो लमार्क ने बोला कि धीरे धीरे हमको जिराफ स्पीशी बन गया जिसके नेक लॉन्गर हो गए, लॉन्गर नेक वाले ऑर्गेनिज्म हमको मिल गए। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में समझ लिया कि सब नीचे वाले पत्ते सब बाकी लोग खा लेंगे, मुझे अगर चाहिए पत्ता खाना तो मुझे और ऊंचा होना पड़ेगा, राइट है ना। जैसे आप अपने आपके टेस्ट के लिए, मार्क्स के लिए समझ जाते हो कि अगर मुझे सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है तो बाकी लोग तो खाली टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, मुझे थोड़े से और बाकी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, मुझे बाहर से बुक्स लेने पड़ेंगे, मुझे टेस्ट सीरीज भी एक लगवाना पड़ेगा जिससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तो आपने हट के सोचा, आपने कुछ एक्स्ट्रा सोचा, तो ये जो वेरिएशन आपने लाया आपके पढ़ाई में, जो आपके पेरेंट्स को दिख रहा है कि ये भाई यहाँ भी पढ़ रहा है, ये टेस्ट भी दे रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये जो चेंजेस आपने लाए ये इवोल्यूशन किया आपका। और जहां आपको 9th में खाली 40-50% थे, 60% थे, अचानक से आपको 10th में आ सकते हैं 85-90%, बिकॉज ऑफ चेंजेस विच यू हैव अडेप्टेड टू, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस, सो इसमें बॉक्स में मैंने और क्या डाला, आपकी टेक्स्ट बुक की चीजें। Ancestry of acquired characters, that means living organisms can transfer the characters which it has acquired to the next generation, means what, ये सेम चीजें कि अगर मैंने कोई कैरेक्टर अक्वायर किया है नेचर की वजह से, कि यार जैसे जिराफ बोलता है कि मुझे तो लंबा नेक चाहिए ताकि मैं ऊपर के पत्ते खा पाऊं, तो उस अच्छे कैरेक्टर को अपने बच्चों में भी भेजना चाहेगा, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, अपने बच्चों को वही कैरेक्टर दे देना, दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर इन दिस बॉक्स। नेक्स्ट, why Lamarckism was disapproved, because many times modifications brought in us are not transferred to next generation. That means Lamarckism क्या बोलता है, वो बोलता है कि सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, बट ऐसा हर बार तो नहीं होता,
ये आप अगर आपको समझना है ऐसे एग्जांपल्स तो अगेन यू विल हैव टू वेट फॉर योर 11th साइंस स्टूडेंट्स, 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड में भी इसका एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज स्पीशिएशन। व्हाट इज स्पीशिएशन? वेयर स्टूडेंट्स नया स्पीशी बनता कैसे है विथ टाइम, वो आपको बताया गया। तो ये डायग्राम मैंने नेट से उठाया है आपको बेटर समझाने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे आपको टाइम का ग्राफ दिख रहा है, टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे नए स्पीशी कैसे बनते हैं। तो पहले सपोज एक जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना, तो कुछ दिनों बाद सपोज इधर का आधा पॉपुलेशन और ये साइड का पॉपुलेशन आपस में बंटवारा कर ले और दोनों पॉपुलेशन जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से अलग अलग हो जाए, ठीक है, मतलब ये लोग आपस में मिलजुल ना पाए अगर, तो अब इनके आपस में जब चेंजेस होंगे, मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इन बिटवीन देम बिकॉज दे आर सेपरेटेड नाउ। जियोग्राफिकल चेंजेस आ गए, बैरियर आ गया, दोनों दूर दूर हो गए, बीच में कुछ माउंटेन आ गया बड़ा सा जहां से ये एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं। सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से क्या होता है, बिकॉज देयर जीन्स कैन नॉट मिक्स टुगेदर, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट जस्ट डेज और वीक्स और मंथ्स, ईयर्स एंड ईयर्स के बाद शायद इनके अपने अपने चैलेंजेस जो ये लेंगे इकोसिस्टम से, अपने सिस्टम अपने एनवायरनमेंट से जो इनको चैलेंजेस मिलेंगे, जो नेचर से चैलेंजेस मिलेंगे, और प्लस जो रिप्रोडक्शन इनका आइसोलेट हो चुका है, इसकी वजह से मे बी नए पॉपुलेशन पैदा हो जाए, तो आपको कुछ वेरिएशन नजर आएगा। ये स्पीशी में भी वैसा ही रहा, बट ये जो बाजू वाला स्पीशी है ये नया आपको दिखने लगेगा, इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे दिखेंगे कि आप बोलोगे अरे दोनों तो अलग अलग लोग हैं। तो जब ऐसा हो जाए तो उसको आप बोलोगे स्पीशिएशन, नया स्पीशी बन गया है। Is that understood, students? Okay, quickly let us go on to the next slide. And next slide is, which is last slide of this chapter, जहाँ पे आपको डिटेलिंग दी गई है ह्यूमन के ग्रोथ के बारे में, कितने स्टेजेस हैं, ये सारा अगेन फॉसिल्स जो होते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं उसके बेसिस पे हमको ये सारे इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स मिले हैं। आजकल भी आपको न्यूज़ में दिखते होंगे, मतलब आजकल मतलब एवरी संडे एवरी मंडे नहीं आता ये, बट आपको न्यूज़ में भी इफ़ यू आर वेरी मच एक्टिव तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये स्टडीज़ होती जा रही हैं, और जैसे जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स के ऊपर इकोलॉजी वाले पढ़ाई करते हैं, वो सारे लोग धीरे धीरे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मे बी इन दोनों के बीच में भी एक नया पाया गया है जो अर्थ पे हुआ करता था। तो ग्रेजुअली and with time this list is going to get more and more complicated. It is going to fill more and more gaps which exist in between them, but this is what I can say is history of human beings, students. and आपकी बुक में इस ये डायग्राम सेम डायग्राम दिया गया है, and yes it might look repetitive, but again I am saying कि these things again will be coming in your 11th standard with much more detail. अभी आपको ये पिक्चर दिखाया गया है just to, जैसे this is kind of starter students, 10th आपका स्टार्टर होता है जहाँ पे आपको चीज़ें खाली थोड़ी थोड़ी दी जाती हैं, आप उनको टेस्ट करो एंड देन आप बताओ कि हाँ मुझे ये डिटेल में पढ़ना है, मुझे तो ये जो जानकारी आपने दी है काफ़ी कम, मुझे लालच आ रहा है, मुझे और इसके बारे में पढ़ाई करनी है, तो वो जनरली आपको मिलता है साइंस में। सो मेजॉरिटी ऑफ योर सब्जेक्ट इफ यू सी इन 10th स्टैंडर्ड इट्स डीलिंग विद ऑल द कंसेप्ट्स व्हिच आर देयर इन 11th साइंस, ठीक है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इट वाज अ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, वेरी सुपरफिशियल आई शुड से। I've not at all gone into details of the concepts. I can go into details. You have to let me know in the comment section. You can comment and you can let me know ki which, in this chapter also, which topic especially you want complete explanation, detailed explanation, so we can go line to line. सारे lines में आपको explain कर दूंगा, तो आप मुझे topic ज़रूर बताइए। This was my short explanation on this chapter. Thank you very much. Please like, share and subscribe the video. Share it with your friends also for quick revision just before exams. Thank you very much, students. This is Pritesh Mishra signing off.